बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब किस नंबर 358 मुलाहिज़ा फरमाएं। इन लोगों से मिलकर मुझे एक अजीब सा एहसास हो रहा था। मैं अपने इस एहसास पर यकीन करने को तैयार ना था और इनमें मिनास बाकर भी शामिल था। मैं कुछ यूँ महसूस कर रहा था जैसे ज़िंदगी में मैं इनसे आखिरी बार मिल रहा हूँ। ये बड़ा ख़तरनाक एहसास था। अगर मेरी ये फीलिंग बमरी बर हकीकत थी तो इसके दो मतलब निकलते थे। या तो वो लोग किसी बहुत बड़े तूफान की लपेट में आने वाले थे या फिर मेरी जिंदगी करीबुल ख़त्म थी। मैंने एक झुरझुरी ली और इन तमाम होलनाक ख्यालात को जहन से झटक दिया। उस जिला में काजी सुल्तान ने कहा, भाई ऐसे बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा। मैं जिस वजह से बात करना चाहता हूँ वो चेहरा कहीं नज़र नहीं आ रहा। यार तुमने पर्दादार बीवियों की तरह क्यों मेकअप का घूंघट निकाल रखा है? पाशा ने कहा। काजी साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर हम तुम्हारी ये नई सूरत देखते रहेंगे तो बातचीत में खाक लुत्फ आएगा। मिनास बाकर ने मेरी हिमायत में कहा, तुम लोग वजदान को परेशान ना करो। इसने अगर बेस बदल रखा है तो किसी खास मकसद के लिए ये रंग अपनाया होगा। बातचीत तो ऐसे भी हो सकती है, नहीं हो सकती ऐसे बातचीत? काजी सुल्तान ने ताकीदी अंदाज में कहा। फरीद पाशा बोला, और तुम्हें एलब्राइज बनने का इतना ही शौक था तो गंजे भी हो जाते। वो बारीक बीन शख्स शोबत से मुतल्लिक और मेरे नए उलिये की बारीकियां उससे छुप ना सकी थी। वो फौरन हकीकत तक पहुंच गया था। काजी और पाशा की बातों से मुझे ये भी अंदाजा हुआ कि उन दोनों में अच्छी खासी बेतकल्फी थी और ये समझने में मुझे किसी दिक्कत का सामना नहीं पेश आया कि वो लोग मिनास बाकर का दिल बहलाने की कोशिश में छेड़छाड़ से काम ले रहे थे। मैं भी तो वहाँ मिनास का वक्त बहलाने ही आया था। मैंने बारी बारी मौजूद अफराद के चेहरों को देखा और खामोशी से उठ खड़ा हुआ। अगली लम्हे मेरे कदम वॉशरूम की जानिब उठने लगे थे। मैं कमरे से निकलकर वॉशरूम में दाखिल हुआ तो वो एहसास भी मेरे साथ अंदर पहुंच गया। एक मरतबा फिर मुझे बड़ी शिद्दत से महसूस हुआ मैं इन लोगों, इन चेहरों से हमेशा हमेशा के लिए बिछड़ने वाला हूँ। ये सूरतें मेरे लिए तस्वीरें होने वाली हैं। बावजूद कोशिश के भी जब इस एहसास ने मेरा पीछा ना छोड़ा तो मैं झुंझलाकर मेकअप से पीछा छुड़ाने लगा। वो आर्दी मेकअप जो दोबारा भी किया जा सकता था और अब मैं इस काम के लिए किसी का मोहताज भी नहीं रहा था। अपने खैर ख्वाहों के लिए इस अदना सी शय की कुर्बानी कोई हैसियत नहीं रखती थी। वैसली वजदान की हैसियत से वॉशरूम से निकला तो वो लोग एक मरतबा फिर उठकर मुझसे मिले। ताम इस बार उन्होंने सिर्फ मुसाफे पर इक्तफा किया। उनके इस दोबारा मिलने ने मेरे एहसास को एक दफा फिर चौंकाया और लामहल्ला मेरे ज़हन में उभरा, क्या मेरा इख्तिताम आन पहुंचा था या फिर वो चारों सदा के लिए मुझसे जुदा होने वाले हैं? मैंने एक मरतबा फिर ज़हन को झटका और एक सोफे पर बैठकर उनसे बात करने लगा। मिनास बाकर अभी आया कहकर वहां से जाने लगा तो काजी सुल्तान बोल उठा, कहीं आने जाने की जरूरत नहीं, चुपचाप इधर बैठ जाओ। फरीद पाशा ने कहा, तुमने वजदान को यहाँ बुलाया है और खुद कहीं और चल दिए। मिनास बाकर मेरी तरफ देखते हुए बोला, मैं वजदान ही की खातिर जा रहा हूँ और इसी घर के अंदर हूँ, कहीं बाहर थोड़ा जा रहा हूँ। एक लम्हे के तवक्कुफ से उसने इजाफा किया, पता नहीं उसने दोपहर का खाना भी खाया होगा या नहीं। मैं पूरी तरह खा पी कर आया हूँ मिनास साहब, मैंने जल्दी से कहा। इस सिलसिले में किसी तकल्लुफ में पड़ने की जरूरत नहीं, नाच मैंने सद्दफ के घर पर किया है। मिनास जाते जाते रुक गया और खामोशी से एक सोफे पर बैठ गया। फरीद पाशा ने चौंके हुए लहजे में कहा, ये सद्दफ वही लड़की है ना जो लाहौर में तुम्हारे साथ घूम रही थी? बिल्कुल वही है भाई, मिनास बाकर ने गिरा लगाई, और पता नहीं वो दुनिया में कहां कहां इसके साथ घूमेगी। बड़ी जिद्दी लड़की है। मिनास बाकर एक संजीदा शख्स था। उसके मंदरजा बाला तबसरे से लगता था पाशा और काजी उसका गम गलत करने में बड़ी हद तक कामयाब हो गए थे। मिनास के इस जुमले में अच्छी खासी शगुफ्तगी पाई जाती थी जो कि एक मुस्बत अलामत थी। मुखलिस दोस्त अपना फर्ज निभाने की हद्दल इम्कान कोशिश कर रहे थे। फरीद पाशा ने गुफ्तगू के सिलसिले को जारी रखते हुए कहा, भाई कादी साहब, मैंने तो उस लड़की का जिक्र सुनते ही पेश गोई कर दी थी कि ये एक मुसल्लस फिल्म है, एक हीरो दो हीरोइन वाली बेइंतहा जज्बाती फिल्म। अगर वजदान सद्दफ के साथ भी थोड़े वाकयात आगे बढ़ाए तो मैं जिंदा किरदारों पर मबनी एक जीती जागती सुपर हिट फिल्म बनाने को तैयार हूँ। जिस तरह सद्दफ इसके साथ लगी हुई है उससे तो यही नजर आता है इन दोनों के बाईं वाकयात तेजी से आगे बढ़ेंगे। मिनास बाकर ने एक और पेश गोई कर दी, अगर मैं खामोश बैठा रहता तो ये लोग मुझसे तफरीह का अमल जारी रखते। वो मेरे सच्चे खैर ख्वाह और मुखलिस दोस्त थे और मैं जानता था काजी पाशा मुझे टारगेट पर रखकर मिनास को तफरीह मुहैया करने की कोशिश में थे, जिसके खुशगवार तासरात मिनास पर मुरतब होना शुरू हो गए थे। वो रफ्ता रफ्ता रंजो दो के बादलों से बाहर आ रहा था। फरीद पाशा ने मिनास बाकर की बात पर टाकरा लगाया, तुम ठीक कह रहे हो मिनास, अब तो सद्दफ के घर में लंच भी होने लगे हैं। मैं उस लड़की से मिला हूँ, अपनी कजिन के साथ मेरी कोठी पर आई थी। बड़ी आंधी तूफान किस्म की लड़की है वो, मार्शल आर्ट्स की चैंपियन और मेडिकल की तालबा। मैं तो सोच रहा हूँ कि लाहौर पहुंचते इस फिल्म की इब्तदाई तैयारियां शुरू कर दूं। भाई वजदान की फिल्म के लिए तो स्पेशल यूनिट तरतीब देना पड़ेगा। काजी सुल्तान ने कहा, पाशा ये आपने खूब बात बताई, वो लड़की डॉक्टर भी बन रही है और लड़ाई भिड़ाई के फन की भी माहिर है। फिर दिल में उसे देखने का इश्तियाक जाग उठा है। ये बड़ा अजीब सा कॉम्बिनेशन नहीं है साईं? ऐसा वैसा अजीब काजी साहब, मिनास बाकर ने संजीदगी से कहा, लेकिन ये एक हकीकत है
और आपने इश्तियाक जागने का क्या जिक्र कर दिया जनाब। वैदान एक फोन करेगा तो वो दौड़ी चली आएगी। सदर से मुलाकात करवाना तो इसकी बाई चुटकी का खेल है, वो इसकी कोई बात नहीं डालती। खुदा खैर करे वैदान की। फरीद पाशा ने शरारत अमेज अंदाज में कहा, दो का तजर्बा बड़ा खतरनाक होता है, चाहे वो बीवियां हों या महबूबाएं। ये तो कोई खम से पूछे। फरीद पाशा ने 2 शादियां कर रखी थी। नाइला उसके साथ शहर में रहती थी, जबकि शाहीन नामी पहली बीवी उसके आबाई गांव सैयदपुर में ससुराल में रहती थी। इससे पहले कि ये मौजू कोई संगीनी इख्तियार कर जाता, मैंने काजी सुल्तान को मुखातिब करते हुए कहा, काजी साहब अगर आप सदफ से मिलना चाहते हैं तो मैं किसी वक्त उसे बुला लूंगा, ये कौन सा मुश्किल काम है। एक लम्हे की तवक्कुफ से मैंने पूछा, और सुनाए बनी सर का क्या हाल है। वो मुझे अपने इलाके और हालात से आगाह करने लगा। थोड़ी देर बाद मैं फरीद पाशा से उसके बाप के इंतकाल की ताज़ियत कर रहा था। काजी और पाशा अकेले ही आए थे। शबाना किशोर इसी दौरान में थोड़ी देर चुप बैठा रहा, फिर उठकर घर के अंदरूनी हिस्से में चला गया। आखिर में मैंने पाशा से गुलबर्ग 3 फाजलिया कॉलोनी वाली कोठियों के बारे में दरियाफ्त किया। वो यकदम संजीदा हो गया और गंभीर लहजे में बोला, यार वैदान तुम वहाँ लाहौर में बड़ा लंबा चौड़ा पवाड़ा डाल आए थे, लेकिन बहरहाल मैंने सारे मामला सेट कर लिए हैं। जरा देर को रुककर वो इजाफा करते हुए बोला, ताल्लुकात का जमाना है यार, अगर मेरी जगह कोई खमातड़ होता तो लग जाता बेचारा किसी तारीख खड्डे में। काजी दोस्ती और ताल्लुक के तफैल पंजाबी के अच्छे अल्फाज से आशना था। फरीद पाशा ने पवाड़ा का लफ्ज इस्तेमाल किया तो वो मानी खेद नजर से मुझे देखने के बाद पाशा से बोला, वैदान जहाँ जाता है वहाँ पवाड़ा डाल कर ही आता है। अंदरूनी सिंध में भी इसने कुछ कम अफरा तफरी नहीं मचाई थी। फिर हमारे दरमियान गुजरे हुए वाकयात और हालात पर बात होने लगी। मुमताज का कारोबार, अगवा, लाहौर में पेश आने वाले खूनरेज वाकयात, फिर कराची की हंगामा खेज सरगर्मियाँ, यहूद नवाज तंजीम, CF के शोएब घोरी, चौधरी नवाजिश का नेटवर्क, अलगर्ज मेरी जिंदगी के तमाम ही अहम शोबे जेरे बहस आए। एक बात मैंने खास तौर पर नोट की, और वो ये कि कादी या पाशा ने एक मरतबा भी मिनास पाकर पर टूटने वाली कियामत का जिक्र नहीं किया था। ये दोस्ती निभाने का एक उम्दा नमूना था। हमारी गुफ्तगू अभी जारी थी कि मगरिब की आदान होने लगी। इस वक्त साहिल का मौजू चल रहा था और मैं फिलहाल इस टॉपिक से बचना चाहता था, लिहाजा वहां से रुखसती के लिए पर तोड़ने लगा। मुझे हर सूरत 8 बजे से पहले शहजाद के पास पहुंचना था। मिलने और बिछड़ने का अमल इंसानी जिंदगी का हिस्सा है। इंसान मुस्तकिल तौर पर किसी एक हालत, एक मुकाम पर नहीं रह सकता। फरीद पाशा किसी रात वापस लाहौर जाना था और काजी सुल्तान को अगले रोज बनी सर रवाना होना था। तब वो दोनों बारी बारी मुझसे बगल गिर हुए। फरीद पाशा ने बड़े वसूख से कहा, इंशाअल्लाह हम बहुत जल्द दोबारा मिलेंगे, इंशाअल्लाह। मैंने मुख्तसर गोई पर इक्तफा किया। दिल में अचानक एक बेनाम सी बेचैनी और इज़्तिराब भर गया। मैंने कहने को तो कह दिया, लेकिन महसूसात चीख चीख कर शोर मचा रहे थे। ये हमारी आखिरी मुलाकात है। इस वक्त मैंने किसी को अपने एहसासात से आगाह करना जरूरी ना जाना और दिल गिरफ्तार खामोशी के साथ वहां से रुखसत हो गया। बेबसी इसी तरह मजबूर किया करती है। वो सब यही समझे होंगे कि ये बिल बिछड़ने की मलूलियत है। वो भी अपनी जगह ठीक ही थे, मगर उनको कौन बताता कि ये अब्दी जुदाई की मलालियत है। किसी जमाने में वो बरसाती नाला हुआ करता था, बाद में शहर आबाद होते होते फैलता चला गया। बस्तियों इलाके एक दूसरे के करीब आने लगे तो इस नाले के अंदर सड़क बनाकर PEH सोसाइटी और E मार्केट को आपस में मिला दिया गया। मज़कूरा बरसाती नाला हाड़ के नजदीक रेलवे लाइन के नीचे से गुजरता था। इस नाले पर बनी हुई पुलिया शायद अंग्रेजों के जमाने से थी। हमने JD मलिक को शिकार करने के लिए इसी पुलिया का इंतखाब किया था। पुलिया के नजदीक दोनों जानिब कम से कम 50 गज तक तारीकी का राज रहता था। अक्सर व बेशतर पुलिस वाले इस अंधेरे में छुपकर रिक्शा टैक्सी वालों से मुलाकात किया करते थे। वो रास्ता खासा शॉर्टकट था, लेकिन रिक्शा टैक्सी वाले रात गए पुलिस वालों के खौफ से इधर जाने से अक्सर कतराते रहते थे। मेरी ताज़ातरीन मालूमात के मुताबिक पुलिस रात 10:30 के बाद अपनी कारकर्दगी का आगाज करती थी, लिहाजा हमें उनकी तरफ से किसी किस्म का अंदेशा नहीं था। हम 8:30 बजे तक अपने मिशन से फारिग हो जाते। हमारी हिदायत के मुताबिक फैसल ने JD मलिक से फोन पर बात करके उसे सफ्दर अली के बंगले से निकलने पर मजबूर कर दिया था। फैसल मलिक के लिए आका की हैसियत रखता था, उसके हुक्म से सरताबी का वो तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। JD मलिक ने ठीक 8:30 बजे इस पुलिया के नीचे से गुजरना था। उसे ताकीद की गई थी कि वो अकेला आए। उसने गाड़ी का नंबर बता दिया और वादा किया था कि वो फैसल की हिदायत याद रखेगा। प्रोग्राम के मुताबिक JD मलिक को यही बताया गया था कि फैसल E मार्केट के नजदीक एक नान बाई की दुकान के करीब किसी खुफिया गोशे में छुपा खड़ा होगा और जैसे ही वो JD मलिक की गाड़ी को देखेगा सामने आ जाएगा। फिर JD मलिक उसे गाड़ी में बिठाकर अपने साथ ले जाएगा। हमारे शिकार नीले रंग की टोयोटा स्टारलेट में आ रहा था। E मार्केट तक पहुंचने का सीधा रास्ता हाट वाले रेलवे फाटक की तरफ से था, लेकिन शहजाद की ताकीद के मुताबिक फैसल ने पुलिया के नीचे से गुजरकर आने की शर्त लगा रखी थी। JD मलिक को पुलिया के नीचे से गुजरकर बाईं जानिब मुड़ना था, जहां चंद गज के फासले पर मज़कूरा नान बाई की दुकान थी। इस मिशन में शहजाद ने अपने एक बाइतमाद दोस्त को भी शामिल किया था, लेकिन पुलिया वाली कार्रवाई की हद तक महमूद नामी वो शख्स हरगिज़ नहीं जानता था कि JD मलिक कौन है और हम उसे कहाँ किस मकसद के लिए ले जाना चाहते हैं।
शहजाद ने उसे इतना ही बताया कि एक दुश्मन को छापना है जो 8:30 बजे रात नीली स्टारलेट में पुलिया के नीचे से गुजरेगा। शहजाद और महमूद दोनों मुसल्ला और पुलिस की वर्दी में भी थे। ये वर्दियां शहजाद ही ने मुहैया की थी। महमूद अपनी मोटरसाइकिल भी ले आया। हमारी प्लानिंग के मुताबिक शहजाद और महमूद को पुलिस वालों के बेस में पुलिया के नजदीक मौजूद रहना था। जैसे नीली स्टारलेट पुलिया में दाखिल होने के लिए ढुलवान उतरती, महमूद उसे रुकने का इशारा करता। लामोहल्ला जेडी मलिक को गाड़ी रोकना पड़ती। पुलिस वालों से ख्वाह मुखा फट्टा कोई भी मोल नहीं लेता। महमूद मलिक को गाड़ी से बाहर निकलने को कहता, बहाना चेकिंग वगैरह का होता। मलिक के पास इनकार या एतराज की कोई गुंजाइश ना होती। वो इस लम्हाती चेकिंग के लिए गाड़ी से नीचे उतराता। बस वही लम्हा हमारी कार्रवाई का होता। शहजाद थोड़ी फासले पर मोटरसाइकिल के करीब खड़ा होता। बेच डुलवान के आगाज पर लाइट ग्रीन हुंडा सिविक में रेड अलर्ट बैठा होता। शहजाद जैसे जेडी मलिक को गन पॉइंट पर लाता, मैं सिविक को उसके नजदीक ले आता। अगली लम्हे शहजाद जेडी मलिक को गाड़ी की अकबी निशिस्त पर पहुंचाकर अपने काबू में कर चुका होता। ये एक साफ सुथरी और बेदाग मंसूबा बंदी थी। मुबैना जाए वकुआ अक्सर वीरान रहती, इसलिए हमें अपनी कार्रवाई में किसी दुश्वारी का सामना ना होता। इस मुख्तसर से एक्शन के बाद हम जेडी मलिक को अपने खुफिया ठिकाने पर ले आते और महमूद अपनी सुजुकी मोटरसाइकिल पर कहीं भी रवाना हो जाता। और अब हम अपनी अपनी पोजीशन पर बिल्कुल तैयार खड़े थे। मैंने गाड़ी को एक ऐसी जगह रोका जहां गाड़ी के अंदर रहते हुए मैं अकबनुमा आईने में नीली स्टारलाइट को इस सड़क पर मुड़ते देख सकता था। उसके साथ ही पुलिस नाके पर भी मेरी निगाह थी। मेरी गाड़ी इस जाविये से पार्क थी कि मैं पहली नजर में ड्राइविंग सीट पर बैठा नजर न आता। वहाँ नीम तारीकी का राज था। फिर वो गाड़ी मेरी नजर में आ गई। इस वक्त 8:25 हुए थे। वो या जेडी मलिक 5 मिनट पहले आ गया था। नर्सरी की जानिब से आने वाली सड़क पर से जब नीली स्टारलाइट हमारी गली में मुड़ी तो मैं तनकर बैठ गया। मैंने पहली नजर में नंबर प्लेट को देखकर गाड़ी का नंबर कंफर्म किया। फिर ड्राइविंग सीट की तरफ मेरी निगाह उठ गई। मैंने जेडी मलिक को रूबरू नहीं देखा था, ताहम फैसल की ज़बानी उसका जो हुलिया मेरी यादाश्त में नक्श हुआ। ड्राइविंग सीट पर मौजूद शख्स उस पर फिट बैठा था और वो गाड़ी में अकेला ही था। इसका यही मतलब था मलिक फैसल की हदायत पर मनोअन अमल किया गया था। नीली स्टारलाइट मेरे पास से गुजरकर पुलिया की समत बढ़ गई तो मैंने नहायत ही चाबकदस्ती से नस्तालीक और शाइस्ता मिजाज हुंडा सिविक का इंजन बेदार कर दिया। वो बड़े सनसनी खेल लम्हात थे और सेकंड का 10वां हिस्सा भी काम और सिर्फ काम का मुतकादी था। मेरी आंखों ने देखा जेडी मलिक ने पुलिस के इशारे पर बड़ी शराफत से गाड़ी रोक ली। मैं बिल्कुल तैयार खड़ा था। जैसे मलिक स्टारलाइट से बाहर आया, मैंने गाड़ी को लम्हाती जुम्बशों के तफैल उसके करीब पहुंचाने के लिए आगे बढ़ा दिया। वो मेरी इस हरकत पर चौंका, लेकिन मैं उससे पहले स्टारलाइट के अंदर होने वाली गैर मुतवक्की हरकत पर चौंक उठा था। स्टारलाइट की अगमी निशिस्त पर मैंने एक इंसानी सर की नमूदार होते देख ली थी। मेरे दिल ने चश्मे ज़दन में फैसला किया और मैंने गाड़ी रोकने की बजाय स्टारलाइट की पूंछ से टकरा दी। ये एक अचानक टक्कर थी जो मेरी गाड़ी की फ्रंट राइट साइड ने बल्कि गाड़ी की बैक लेफ्ट साइड को मारी थी। स्टारलाइट स्टार्ट थी। वो मेरी गाड़ी का धक्का खाकर नशेब में चल निकली और इत्तफाक से उसका रुख आने वाले रास्ते की जानिब हो गया। इसी दौरान में शहजाद जेडी मलिक को टारगेट बना चुका था। उसी लम्हे स्टारलाइट के अकबी हिस्से में से हम पर फायरिंग की गई, लेकिन हम पूरी तौर पर महफूज रहे। स्टारलाइट बड़े बेढंगे अंदाज में कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए रॉन्ग साइड से पुलिया में दाखिल हो रही थी, इसलिए फायरिंग करने वाले का निशाना चौंक गया। इस मौके पर चूकना हमारे लिए इंतहाई खतरनाक साबित हो सकता था। शहजाद ने बड़ी फुर्ती के साथ जेडी मलिक को सिविक की अकबी निशिस्त पर पटका और खुद भी घुसकर अंदर बैठ गया। अगले लम्हे मैंने गाड़ी को पुलिया के अंदर डाल दिया। एक मरतबा फिर फायरिंग की आवाज सुनाई दी। खतरनाक क्लाचनकोफ करजी, लेकिन हम यकसर फायरिंग की रेंज से बाहर थे। महमूद अपनी मोटरसाइकिल पर एक तरफ खिसक गया था। उस खबीस ने मुझे मलिक की तरफ बढ़ते हुए देख लिया था। शहजाद ने जहरीले लहजे में कहा। उसका इशारा जेडी मलिक के साथी की तरफ था, जिसने 2 मरतबा फायरिंग करके हमें रोकने और नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी। मैंने कमनुमा आईने में बैक व्यू का जायजा लिया। स्टारलाइट पुलिया के ऐन नीचे फंस कर रह गई थी। सामने की तरफ से एक मजदा ट्रक उसकी राह रोके खड़ा था। कलाशन बरदार शख्स जब तक ड्राइविंग सीट संभाल कर सीधे रास्ते से हमारे ताकुब में लपकता, हम उसकी पहुंच से बहुत दूर निकल चुके थे। मैंने इत्मीनान की सांस खारिज करते हुए सिविक को महमूद आबाद गेट की जानिब बढ़ा दिया। उसी लम्हे शहजाद ने जेडी मलिक को बड़ी बेदर्दी से सीट के ऊपर से अपने पाँव में पहुंचा दिया। मैं उसे गन के निशाने पर रखे हुए गुर्राया। अहद शिकन नामुरादों को मैं अपने कदमों में रखता हूँ। बात खत्म करते उसने अपना एक पाँव मलिक के सीने पर जमा दिया। मलिक के लिए गैर मुतवक्के और खौलनाक सूरत हाल थी। उसी जबान से अभी तक मेरा नाम खारिज नहीं हुआ था। इसका यही मतलब था, वो मुझे सही तौर पर नहीं देख सका था। मैंने गाड़ी को कारपोरेशन से टर्न किया और काला पुल की तरफ जाने वाली सड़क पर मोड़ दिया, जहाँ स्पीड बढ़ाने में खासी आसानी महसूस हुई। जेडी मलिक शहजाद के पांव तले दबे दबे मिनमिनाया। मैंने कौन सी अहद शिकनी की है? फैसल ने तुमसे कहा था अकेले आना, शहजाद तुर्शी से बोला, और तुम अपने इस कन बरदार चेले को भी गाड़ी में छुपा लाए। अहद शिकनी और क्या होती है? फैसल कहाँ है?
मलिक ने तुरंत पूछा, अगर ये तुम्हारा आखिरी सवाल है तो सुन लो, फैसल इस वक्त जहाँ भी है तुम्हें वहीं पहुंचाया जा रहा है। शहजाद ने कहा और मेरा नाम लिए बगैर बोला, यार गाड़ी को पारसी गेट के बाद बाईं जानिब अंदर ले लो। मैं डिफेंस फेज 1 के अंदर ही अंदर रहते हुए निकल जाएंगे, वहां से नेशनल हाईवे पकड़ लेना, आगे का रास्ता तुम्हें मालूम है। मैंने खामोशी से शहजाद की बात पर अमल कर डाला। जेडी मलिक मुझे नहीं देख पा रहा था और शहजाद की भी यही कोशिश थी कि वो गाड़ी में मेरी मौजूदगी से आगाह ना हो पाए। मजबूरी की बात दूसरी थी। शहजाद की बात खत्म हुई थी कि जेडी मलिक ने पूछा, अगर तुम मुझे फैसल से मिलवाने जा रहे हो तो ये मुझ पर तुम्हारा एहसान अजीम है, तुम एक मुखलस दोस्त का रोल अदा कर रहे हो। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही, तुम्हारा अंदाज दुश्मनों जैसा क्यों है। एक बात मानने वाली थी कि इस कसम परसी की हालत में भी जेडी मलिक ने अपने आवाज को बेकाबू नहीं होने दिया था। इसका मतलब था वो मजबूत आसाब और ठंडे दिलो दिमाग का मालिक था। मगर इस वक्त शहजाद के तेवर बहुत खतरनाक नजर आ रहे थे। वो धमकी अमेज लहजे में फुनकारा, तुम्हारी समझ में अगर मेरी दोस्ती दुश्मनी नहीं बैठ रही तो मैं इस समझ का ऑपरेशन कर दूंगा। तुम्हें इस सिलसिले में फिक्रमंद होने की कतई कोई जरूरत नहीं है। वो एक लम्हे को रुका, फिर सनसनाते हुए अंदाज में बोला, तुमने साबित कर दिया वो तुम्हारा आखिरी सवाल नहीं था, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि अगर अब तुमने अपनी मनहूस जबान खोली तो मैं अपनी गन तुम्हारे सीने में खाली कर दूंगा। और इसका मतलब यही है कि गन खाली कर दूंगा जो पूरी तरह भरी हुई है। गाड़ी के अंदर कामिल सन्नाटा छा गया। जेडी मलिक जैसे गाग शख्स ने सूरत हालात की संगीनी और शहजाद के अल्फाज की बेरहमी को हकीकी मानों के साथ समझ लिया था। मैं डिफेंस मस्जिद वाले खूबसूरत पार्क और सदफ की रिहाइश गाह को अपने पीछे छोड़ते हुए नेशनल हाईवे में कोरंगी रोड पर आ गया। यहाँ से 2 रास्तों के जरिए हम अपने ठिकाने पर पहुंच सकते थे। एक तो नेशनल हाईवे क्रॉस करने के बाद फेज 2 के अंदर ही अंदर रास्ता था और दूसरा रास्ता नेशनल हाईवे पर सफर करने का था। आगे जाकर हम मेन खयाबान इत्तेहाद पर मुड़ जाते जो चंद मिनट में हमें मंजिल मकसूद पर पहुंचा देता। मैंने फेज 2 के कल्ब से गुजरने वाले रास्ते का इंतखाब किया और उंडा सिवक की रफ्तार में बतदरीज इजाफा करता चला गया। जेडी मलिक एक तरह से अंधा होकर रह गया था। उसे कतन ये बात मालूम नहीं थी कि वो अपने ही इलाके से गुजरकर लम्हा बलम्हा मक्तल की जानिब बढ़ रहा था। ठीक 9 बजे हम अपने ठिकाने पर पहुंच गए। शहजाद ने गाड़ी के अंदर ही एक मैला कपड़ा जेडी मलिक की आंखों पर कसकर बांध दिया। ये गाड़ी साफ करने वाला एक बदबूदार कपड़ा था जो जेडी मलिक के लिए हमारी तरफ से होने वाली खातर तबादे की पहली डिश थी। बंगले में दाखिल होने के बाद मलिक को आंखें बंदे बंदे एक महफूज कमरे में पहुंचा दिया गया। वो इस बात से यकसर बेखबर था कि मैं भी यहाँ मौजूद हूँ। शहजाद कैदोबंद का माकूल सामान वहाँ पहुंचा चुका था। आइंदा 15 मिनट में शहजाद ने मेरी मदद से जेडी मलिक को बड़े तसल्ली अमेज अंदाज में सेट कर दिया। मैं इस काम से फारिग हुआ ही था कि जरगुल ने इशारे से मुझे अपने पास बुला लिया। उसके अंदाज से खासी घबराहट जाहिर हो रही थी। मैं उसके साथ टेलीफोन वाले कमरे में आया और जल्दी से पूछा, क्या बात है जरगुल, तुम इस कदर बुखलाई हुई क्यों हो? तुम्हारी आमद से 1 मिनट पहले सद्दफ का फोन आया था। उसने बताया वो फौरी तौर पर तुमसे बात करना चाहती है। उसके लहजे से मैंने ये महसूस किया वो किसी परेशानी में मुब्तला है। जरगुल की बात ने मुझे तशवीश में मुब्तला कर दिया। मैंने इज़तरारी लहजे में पूछा, उसने कुछ बताया नहीं? नहीं, वो कतियत से बोली, बस इतना कहा है कि वो थोड़ी देर बाद दोबारा फोन करेगी। इसी दौरान में वो तुम्हें फ्लैट और मिनाज साहब के बंगले पर ट्रेस करने की कोशिश करेगी। इसका मतलब है कुछ सीरियस मामला है। मैं यकदम मुतफिक्र हो गया। इसी दौरान में शहजाद भी हमारे पास आ गया। हमारे लड़के हुए चेहरों ने उसे परेशान कर दिया। उलझे हुए लहजे में वो बोला, तुम दोनों को क्या हुआ है? इससे पहले कि हमसे कोई उसके सवाल का जवाब देता, टेलीफोन की घंटी बज उठी। मैंने लपक कर रिसीवर उठाया। दूसरी तरफ सद्दफ थी। वो हिजानी लहजे में बोली, तुम कहाँ रह गए थे वजदान? क्या हो गया सद्दफ? मैंने उल्टा उसी से सवाल कर डाला। वो इंकशाफ अंगेज लहजे में बोली, मैंने साहिल का सुराग लगा लिया है, तुम फौरन मेरे पास चले आओ। सद्दफ इतनी बड़ी बात कह रही थी कि मैं उछल पड़ा। तुमने उसे कहाँ देखा है? मैंने बेताबी से पूछा। फोन पर लंबी चौड़ी बात नहीं हो सकती, मैं पब्लिक कॉल ऑफिस से बात कर रही हूँ। ठीक है, मैं आ रहा हूँ, तुम मुझे बिल्कुल दुरुस्त लोकेशन बताओ। मैं अवामी मरकज के सामने सड़क की दूसरी तरफ अपनी गाड़ी में हूँ, उसने बताया। मैंने अपनी गाड़ी सर्विस रोड के किनारे खड़ी कर रखी है। फोन रखने के बाद मैं गाड़ी में जाकर बैठूंगी। मैंने पूछा, तुम लाल किला वाली साइड की बात कर रही हो ना? बिल्कुल। तुमने इस बात का किसी और से जिक्र तो नहीं किया? कतई नहीं। वो 2 टोक अंदाज में बोली, तुम मेरा इंतजार करो, मैं आधे घंटे से पहले तुम्हारे पास पहुंच रहा हूँ। मैंने रिसीवर रखा तो वो दोनों इस तेजाबिया नजरों से मुझे तकने लगे। मैंने उन्हें मुख्तसरन सूरत हाल से आगाह किया। फिर शहजाद से कहा, मुझे फौरी तौर पर जाना होगा, तुम दोनों इन दोनों पर गहरी नजर रखोगे। इंशाअल्लाह मैं बहुत जल्द वापस लौट आऊंगा। शहजाद ने कुछ कहने के लिए मुंह खोलना चाहा, लेकिन मैंने उसे सख्ती से मना कर दिया और कहा, जब तक मैं वापस आता हूँ तुम इन दोनों की ड्राइंग्स तैयार कर लो, फिर हम दोनों मिलकर इनमें रंग भरेंगे। वो मानीखेज अंदाज में गर्दन हिला कर रह गया। शहजाद और जरगुल की ख्वाहिश थी कि मैं गाड़ी में जाऊं, लेकिन मैंने हुंडा सिविक को जेरे तामीर बंगले पर ही छोड़ा और एक नई नवेली टैक्सी पकड़कर सद्दफ की तरफ रवाना हो गया। सद्दफ ने इतनी बड़ी खुशखबरी सुनाई थी कि मेरा तन बदन हवा में उड़ने लगा था। मेरी हिदायत पर टैक्सी ड्राइवर ने टैक्सी को हवाई घोड़ा बना दिया। थोड़ी देर बाद मैं सद्दफ की वाइट सनी में बैठा उससे इस्तफसार कर रहा था। इस वक्त रात के 9:45 बजे थे।
सदफ ने मुझे जो तफसील बताई वो एक हैरत अंगेज इत्तफाक ही था। उसके मुताबिक वो अपनी एक दोस्त से मिलकर वापस आ रही थी कि कारसाज के नजदीक एक टेंटेड ग्लासेस वाली एक स्याह गाड़ी को गुजरते हुए देखा। वो रोड की दूसरी जानिब थी। टेंटेड ग्लासेस वाली गाड़ी का गुजरना कोई खास बात नहीं थी, लेकिन उस स्याह गाड़ी के पीछे जाने वाली पजेरो ने सदफ की तवज्जो अपनी जानिब मबजूल करवा दी। उसे मज़कूरा पजेरो में शकीब उस्मानी की एक झलक देख ली थी। वो एक लम्हे को खामोश हुई तो मैंने पूछा, क्या तुम्हें यकीन है वो शकीब उस्मानी ही था? मेरी आवाज खासी तेज थी। 101% यकीन है। मैंने गुज़िश्ता रात उसे नकली पुलिस मोबाइल में बैठे देखा था। सदफ ने पूरे यकीन से कहा, तुम मुझे साहिल के बारे में बताने वाली थी, मुझसे सब्र नहीं हो रहा था। वो बोली, मैं सियाह टेंटेड ग्लासेस वाली गाड़ी के अंदर तो नहीं देख सकती थी, ताहम मैंने पजेरो का ताकुब शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद वो दोनों गाड़ियां आगे पीछे चलते हुए मोहम्मद अली सोसाइटी में दाखिल हो गई। इस बात की तस्दीक हो गई थी कि वो दोनों एक ही काफिले का हिस्सा हैं, लेकिन अंधे शीशों वाली गाड़ी को देखकर मेरे जहन में फौरन साहिल का तस्वुर उभर आया और कोई पुरस्रार आवाज मेरे अंदर कहने लगी, इस गाड़ी में साहिल को कहीं ले जाया जा रहा है। मैंने बड़ी एहतियात रवि से दोनों गाड़ियों का ताकुब जारी रखा और उनकी मंजिल देख ली। सदफ धमाका खेज इंकशाफ कर रही थी। मुझे भी ऐसा महसूस होने लगा जैसे टेंटेड ग्लासेस वाली स्याह गाड़ी में मेरी साहिल को कहीं शिफ्ट किया गया है। मैंने बड़ी इज़्तिरारी लहजे में सदफ से दरियाफ्त किया, मुझे उस मंजिल का रास्ता दिखाओ जहाँ साहिल को पहुंचाया गया है। तुम्हें वो जगह याद है ना? नहायत ही अच्छी तरह वो ठहरे हुए लहजे में बोली। मैंने उस एक मंजिला सफेद बंगले को अपने जहन में महफूज कर लिया है जहाँ वो दोनों गाड़ियां पहुंची थी। बंगले के मेन गेट के साथ नस्ब नेम प्लेट पर मैंने SP गोरी के अल्फाज भी दर्ज देखे हैं। SP गोरी से शुएब गोरी भी हो सकता है। मेरे अल्फाज में बड़ी तपश थी। मैं भी उसी हवाले से साहिल के बारे में पूरी यकीन हो गया। सदफ ने कहा, मुझे फौरन उस बंगले पर पहुंचा दो। मैंने इज़्तिरारी अंदाज में कहा। चंद मिनट बाद हम मोहम्मद अली सोसाइटी में वाक़े उस बंगले के सामने से गुजर रहे थे। गली के इख्तिताम पर मैंने सदफ को गाड़ी रोकने का इशारा किया। उसे मेरे इशारे की तामील कर दी। मैंने कहा, गाड़ी को इसी जगह छोड़ दो, हम अभी और इसी वक्त सफेद बंगले में दाखिल हो रहे हैं। क्या तुम ज़हनी तौर पर तैयार हो? अचानक ही मैंने सदफ को साथ रखने का फैसला कर लिया। वो बड़ी दिलेरी से बोली, मैं ज़हनी और जिस्मानी तौर पर पूरी तरह तैयार हूँ। 1 मिनट में हमने लाए अमल तैयार कर लिया। मुझे सामने से और सदफ को अकबी सम से बंगले में दाखिल होना था। फिर जो भी हालात पेश आते उनसे निमट लिया जाता। हम दोनों गाड़ी से बाहर आए, निगाहों ही निगाहों में एक दूसरे की मदद का वादा किया और अपनी अपनी राह पर खोल गए। मुझे बंगले के अंदर दाखिल होने के लिए कोई खास कोशिश नहीं करना पड़ी। गेट पूरी तरह बंद था और चौकीदार गेट पर मौजूद नहीं था। मैंने नहायत ही होशियारी से दीवार फांदी और बंगले के अंदर पहुंच गया। सामने एक वसी अरीज ड्राइववे नजर आया। उसके साथ ही बरामदा था। बरामदे के सामने एक बड़ा ही चौबी दरवाजा मौजूद था जहाँ से इमारत के अंदरूनी हिस्सों तक रसाई हासिल की जा सकती थी। मज़कूरा दरवाजा बंद था। मैंने अपने गिरदोपेश पर एक चौकन्ना निगाह डाली और मुतमईन होने के बाद दबे कदमों दरवाजे की तरफ बढ़ गया। अभी मैंने बरामदे का निस्फ हिस्सा ही अबूर किया था कि मेरे कदम यक बयक रुक गए। उसी वक्त अकब से किसी ने ललकारा, खबरदार, एक कदम भी उठाया तो जान से जाओगे।